शिवसेना उद्धव गुट में टूट की खबरों के बीच आज महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। उद्धव गुट और शिंदे गुट शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस अलग अलग मना रहे हैं। शिंदे गुट की शिवसेना में उद्धव गुट के 6 बागी सांसद आज शामिल हो सकते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बागी सांसदों को दी चेतावनी। वीडियो में बाल ठाकरे कह रहे हैं कि अगर कोई टूटे या पार्टी से गद्दारी करे तो कोई उस पर कार्रवाई करो। रत्नागिरी में गौशाला में भीषण आग से हुए हादसे में करीब 25 जानवरों की जलकर मौत। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है और हादसे में किसान को भारी नुकसान। भिवंडी में पिज्जा खाने से कई लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की आशंका के बीच 2 बच्चों समेत 10 मरीज अस्पताल में भर्ती। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी। मुंबई में प्रेमिका के साथ घूमने आए शख्स ने इमारत की छत से कूदकर आत्महत्या की। वर्सोवा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। राम मंदिर में पूजा अर्चना भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिला प्रशासन ने चंपत राय को सीएम योगी के कार्यक्रम से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं चढ़ावा चोरी विवाद मामले की एसआईटी जांच जारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने टीवी 9 से खास बातचीत में कहा, ये निगरानी व्यवस्था की लापरवाही है। चंपत राय निष्कलंक है और एसआईटी की जांच जारी है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई होगी। संत कबीर नगर में दलित युवक की गला रेत कर हत्या के बाद इलाके में तनाव। नाराज भीड़ ने अभियुक्तों की बाइक और दुकान में लगा दी आग। मुख्य अभियुक्त नासिर सहित 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश में दबिश दी जा रही है। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ओवरलोड ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ से बचने के लिए सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरा दिए। चेकिंग से बचने के लिए रोंग साइड ट्रक भी दौड़ाया। हाईवे से गुजर रही कई गाड़ियां इन पत्थरों की चपेट में आ गई। संभल में थाना परिसर में एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पुलिस कर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने उसके भाई को हिरासत में लिया जिसे वो रिहा करने की मांग कर रहा था। पुलिस के भाई को नहीं छोड़ने पर उसने आग लगा दी। अब पश्चिम बंगाल की खबरें। तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करेंगे मुलाकात। स्पीकर मामले में कोई भी फैसला दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही लेंगे। टीएमसी के बागियों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय किया है। अभिषेक बैनर्जी के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पर पश्चिम बंगाल के नेता दिलीप घोष ने कहा, अगर स्पीकर ने उन्हें बुलाया है तो उन्हें जाना चाहिए, उन्हें जवाब देना होगा। 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस समारोह से पहले आज कोलकाता में रन टू मेडिटेशन इवेंट हो रहा है, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर की है। मैराथन कोलकाता के 11 जगहों पर आयोजित हो रही है। उत्तरी बंगाल में मानसून दस्तक दे चुका है। दार्जिलिंग में रात भर हुई लगातार बारिश की वजह से अस्थायी दूधिया पुल बह गया है और सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच संपर्क कट गया है। जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जैसे इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में हुगली नदी के ऊपर 2 बवंडर दिखने से इलाके में हलचल। जब बवंडर उठा तो नदी की सतह से पानी का एक बड़ा हिस्सा तेजी से आसमान की ओर उठता दिखा। इस अजीब नजारे को देख स्थानीय लोग और मछुआरे डरकर सुरक्षित जगहों पर चले गए। और अब खबरें बिहार की। पटना में आवास खाली करने के लिए 15 दिन के अल्टीमेटम मिलने के बाद राबड़ी देवी ने सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को राबड़ी देवी ने मौजूदा आवास 10 सर्कुलर रोड से तेजस्वी यादव के आवास पर सामान शिफ्ट करवाया। लालू राबड़ी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। सुरक्षा वापसी को लेकर उठाए गए सवालों पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने लालू यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार सम्राट चौधरी चला रहे हैं, लेकिन लालू नीतीश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब उनकी उम्र हो गई है, उन्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। आकाश यादव की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आकाश यादव की बहन से संबंध को लेकर ही तेज प्रताप सवालों के घेरे में आए थे। मोकामा से बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह सड़क हादसे में बाल बाल बचे। शादी समारोह से पटना लौट रहे अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियां सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई, जिसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई।
जहानाबाद में बाइक सवार 3 युवकों के हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस मामले की हर एंगल से कर रही है जांच। हथियार लहराने वाले युवकों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह पर दबिश दी गई। और अब दिल्ली की खबरें। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। दिल्ली में इंदिरा भवन के बाहर कांग्रेस नेताओं ने जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्टर लगाए। सुबह 11 बजे राहुल नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। मंगोलपुरी इलाके के एस ब्लॉक में फर्नीचर मार्केट में लगी आग। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक हालात काबू में हैं। हादसे में 11 दुकानों को नुकसान। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां भी लपटों की चपेट में। मालवीय नगर अग्निकांड में घायल हुए रोहित के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की है। रोहित ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई थी। रेखा गुप्ता ने कहा कि दूसरों की जान बचाने वाले रोहित के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। दिल्ली के तुगलक रोड पर एक पार्क में गोली चलने से एक शख्स घायल हो गया है। घायल का इलाज जारी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। चश्मदीद के मुताबिक वारदात के बाद 2 लोग भागते दिखे। दिल्ली के अमर कॉलोनी में डॉक्टर ने अपनी नौकरानी की हत्या कर दी। 45 साल की महिला का शव घर की छत पर मिला। पुलिस के मुताबिक मौके पर मौजूद डॉक्टर मनीष गुप्ता ने हत्या करने का गुनाह कबूल किया है। पुलिस हत्या की वजहों का पता लगाने में जुटी है। और मॉस्को पर ही यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर कामकाज ड्रोन से मॉस्को पर हमले की है। क्रेन से टकराया यूक्रेन का ड्रोन और क्रेन से टकराने के बाद जोरदार धमाका। लगातार हो रहे धमाकों के बीच ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे यूक्रेन लगातार मॉस्को को टारगेट कर रहा है। ये कामिकाज़ी ड्रोन से मॉस्को पर हुए हमले की वो तस्वीर है जहां जोरदार धमाका हुआ। मॉस्को पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला। क्रेन से टकराते ही यूक्रेन का ड्रोन क्रैश। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर विनाशक हमला हुआ। रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक से टकराया है ड्रोन। हवा में कई फीट उछला है टैंक का ढक्कन। ये देखिए आप, हैरान करने वाली तस्वीर आपको। टैंकर जो ऑयल रिफाइनरी का है उसका ढक्कन आपको नजर आ रहा होगा। आसमान में कई मीटर ऊपर उछला है ये बहुत बड़ा ये धमाका हुआ। एक साथ कई 100 ड्रोन के जरिए हमला किया है और बताया जा रहा है कि अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला है जो यूक्रेन ने किया है रूस की राजधानी मॉस्को पर, और दहला कर रख दिया गया। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये ऑयल रिफाइनरी है और ये देखिए एक ढक्कन, विशाल काय आकार का ये ढक्कन आपको उछलता हुआ आसमान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस धमाके का इंपैक्ट, इस धमाके का असर कितना ज्यादा था, कितना विध्वंसक यह हमला था। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मॉस्को पर ही यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हमले को लेकर आज बड़ी खबर यह है कि मॉस्को समेत कई शहरों को ड्रोन अटैक से दहला दिया गया। मॉस्को पर काले धुएं का गुबार कैसे छाया हुआ है, उसकी अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें, जहां देखिए किस तरफ हर जगह सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार। अब ये साफ है कि इन हमलों से अलग अलग इलाकों में कैसे ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। ज्यादातर इलाका काले धुएं की चपेट में है और ये मॉस्को पर लगातार हो रहे अटैक्स के बीच आई वो तस्वीरें हैं जिससे साफ है कि कैसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए ऑयल रिफाइनरीज यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है। वो ऑयल रिफाइनरीज जो मॉस्को के लिए बहुत मायने रखती हैं। मॉस्को की अर्थव्यवस्था को देखते हुए सीधे ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करने का मतलब क्या है, डिफेंस एक्सपर्ट से इसी को लेकर करेंगे सवाल। लेकिन उससे पहले देखिए, क्रेन से टकराने के बाद जोरदार धमाका, ऑयल रिफाइनरी पर जोरदार ब्लास्ट के साथ साथ कई शहरों को ड्रोन अटैक से कैसे दहला दिया गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे, कामकाजी ड्रोन से मॉस्को को दहला दिया गया। और आपको यह भी बता दें, यह हमला जहां पर हुआ है, ये जो ऑयल रिफाइनरी जहां पर है, ये रेड स्क्वायर जो क्रेमलिन है, वहां से महज 15 किलोमीटर दूरी पर इस हमले को अंजाम दिया गया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ऑयल रिफाइनरी से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। धमाके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक तरह से ज़ेलेंस्की ने जो हमला किया, इसके बाद व्लादिमीर पुतिन को बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। वहीं यूक्रेनी हमलों के बाद रूस में अलर्ट को लेकर खबर यह है कि मॉस्को एयरपोर्ट से उड़ानें भी अब रोक दी गई हैं। यूक्रेन के लगातार हो रहे हमलों के बाद आसमान में हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें हैं, काले धुएं का गुबार है। यही वजह है कि अब
फ्लाइट्स मॉस्को एयरपोर्ट से नहीं टेक ऑफ कर पा रही हैं। ज्यादातर उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, उड़ानों को रोक दिया गया है। तो मॉस्को पर लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से इलाके में हर तरफ आग का ये मंजर। और खबर यही है कि इस यूक्रेन की तरफ से हो रहे लगातार हमलों के बाद, इन हमलों के बाद अब एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। और एक और बड़ी खबर हमलों के बाद की सामने आई है तस्वीर। कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मची है। तस्वीरों में सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ड्रोन के जरिए जो हमला किया गया, कामकाजी ड्रोन के जरिए दहला कर रख दिया गया। और खबर यह है 1000 ड्रोन और मिसाइल के जरिए यूक्रेन की तरफ से प्रहार किया गया है। और उसके बाद अलग अलग ठिकानों पर, मॉस्को पर जो हमला किया गया, रूस की राजधानी कैसे जल उठी है। तो 1576 दिन बाद मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला। कितने ड्रोन दागे गए हैं? 1000 से ज्यादा। कितनी मिसाइलें दागी गई हैं? 7 स्कैंडर और MS-400 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहा है। हमले हो कहां रहे हैं? रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है, एनर्जी सेंटर्स हिट किए जा रहे हैं, रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में हैं। हालांकि 555 से ज्यादा ड्रोन्स को नष्ट करने का भी दावा किया जा रहा है, जबकि 4 क्रूज मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया। अब तक के नुकसान को लेकर खबर यह है कि इन हमलों में 5 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं। और कोपतनिया ऑयल रिफाइनरी को भी अब बंद कर दिया गया है। संजय सोई सर, 1576 दिन, क्या वाकई यूक्रेन अभी तक इतना मजबूत है? और कैसे सर सीधे मॉस्को पे उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसकी ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करने की स्ट्रैटेजी में वो इस हद तक कामयाब कैसे हो रहा है? और मेरा सवाल ये भी है सर, ये ड्रोन अटैक्स कहां से हो रहे हैं? कितना नजदीक और कितना अंदर वो मॉस्को के आ चुका है? बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है। देखिए अभी 2 साल पहले, जैसा बता रहे 1000 दिन होने वाले हैं, 4.5 साल होने वाले हैं, लेकिन जंग अभी भी जारी है। एक तरफ से रशिया की ग्राइंडिंग, जैसे एट्रिशन ऑफ वॉर चल रही है, धीरे धीरे वो पूर्वी यूक्रेन की तरफ एक एक गांव करके कब्जा करते जा रहे हैं। डोनबास, लुहांस्क इलाके को पूरा कंट्रोल करने की उनकी कोशिश है। दूसरी तरफ यूक्रेन के जो हौसले पहले से हम देख रहे हैं ज़्यादा मजबूत हैं। पहले डिफेंसिव होता था कि रशिया अटैक करता था, उनका एयर डिफेंस वगैरह काम करता था, लेकिन कुछ समय से हमने देखा कि ये काफ़ी अटैक मोड में है। और जब वो मॉस्को तक अगर हमला करते हैं, जो कि तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, तो एक बड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस है। दूसरा, जो उनके जेट पावर ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन में ही बन रहे हैं अभी, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ में कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं एक पासा पलट रहा है कहीं, क्योंकि इनको यूरोपियन यूनियन की बहुत मदद मिल रही है। यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता है कि यूक्रेन किसी प्रकार से सरेंडर करे। वो चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई जारी रहे, ताकि रशिया उनके लिए खतरा ना बने। हालांकि बीच बीच में हमने ये भी देखा है कि कई बार मिसगाइडेड ड्रोन्स या कई ड्रोन्स नेटो कंट्रीज़ के ऊपर भी गए हैं, जिनके द्वारा अपने जेट स्क्रैम्बल किए उन्होंने, जिसका खतरा कई बार हमने देखा कि क्या वो बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है। लेकिन इस समय में जो माहौल चल रहा है कि यूक्रेन रशिया की लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की क्षमता को खत्म कर रहा है। उनका मुख्य टारगेट रिफाइनरीज हैं, मुख्य टारगेट उनकी आर्म्स इंडस्ट्री है, मुख्य टारगेट उनके माइक्रोचिप बनाने वाले, और दूर अंदर तक अटैक कर रहे हैं। रशिया भी उनके रिफाइनरीज और जो उनके एनर्जी सेक्टर में हमला कर रहा है, साथ साथ ज़मीन पर भी धीरे धीरे एडवांस कर रहा है। तो दोनों तरफ से अलग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय में लड़ाई जो है काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी खतरनाक स्टेज पर आ गई है। और देखते हैं कि कहीं ये इसमें नेटो कंट्रीज भी चपेट में ना आ जाए। करना बिल्कुल, और इसके आसार लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। और क्योंकि उस तरफ हम देख भी रहे हैं कि जो नेटो कंट्रीज है वो भी अपनी तैयारियां कर रही है लगातार रूस के खिलाफ। एक और बड़ी खबर, रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला हुआ है यूक्रेन का। कामकाजी ड्रोन कैसे तबाह किया गया ये भी आपको दिखाते हैं। ड्रोन पर अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ, ये देखिए आप, आसमान में ड्रोन की तबाही का वीडियो। हालांकि ड्रोन को रूसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने हिट जरूर किया है, एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने हिट जरूर किया है, लेकिन इसके बाद जो मलबा गिरा, उस मलबे से भी एक बड़ा धमाका हुआ।
और मॉस्को में एक साथ यूक्रेन के कई हमलों की एक और तस्वीर देखिए। हालांकि अलग अलग इलाकों में ड्रोन अटैक को लेकर ही दावे किए जा रहे हैं, जहां मॉस्को में ज्यादातर इलाकों में इसी तरह से हमलों के बाद अलर्ट सायरन और धुएं का ये गुबार। इलाके में इन तस्वीरों से साफ है कि कैसे अलग अलग जगहों पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया है। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां समझिए कि कैसे आसमान में ड्रोन से तबाही के बाद इन तस्वीरों से यह साफ है कि कैसे लगातार रूस की ऑयल रिफाइनरीज को यूक्रेन टारगेट कर रहा है। और रूस की रिफाइनरीज को टारगेट करने का असर ही साफ तौर पर है कि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमलों से रूस की तेल रिफाइनरीज को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है सीधा प्रभाव रूस की तेल उत्पादन क्षमता, निर्यात और उसकी आर्थिक ताकत पर पड़ेगा। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों के बाद मॉस्को में चारों तरफ तबाही। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। हमलों के बाद ऑयल सप्लाई ठप हो गई है। और आप देखिए, चुन चुनकर यूक्रेन की तरफ से रूस के ऊर्जा ठिकानों पर निशाना साधा जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर रीढ़ की हड्डी के तौर पर, बैकबोन के तौर पर रूस की इकोनॉमी के लिए कुछ काम कर रहा है, तो वो है रूस के ऊर्जा ठिकाने। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मॉस्को में। आप देखिए, जब कैमरा घुमाया गया तो चारों तरफ अगर आप देखेंगे कई ऐसे ठिकाने जहां पर धमाका और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मॉस्को में तबाही। हालांकि मॉस्को में ही शाही ड्रोन से हमले की एक तस्वीर सामने आई है। आसमान में शाही ड्रोन नजर आया और इन ड्रोन्स के जरिए एक बार फिर से साफ है कि रूस के उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां ऑयल रिफाइनरीज हैं। हालांकि ज्यादातर कमर्शियल एरियाज और ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ ऊर्जा ठिकानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इन हमलों की तस्वीरों से देखिए कैसे अलग अलग टारगेट्स हिट किए गए हैं। क्योंकि हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि कैसे रूस को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए उसके ऊर्जा ठिकानों के साथ साथ तेल रिफाइनरीज को यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए टारगेट कर रहा है। फिलहाल मॉस्को पर लगातार हो रहे ड्रोन अटैक्स के बीच सबसे बड़ी खबर है ऑयल रिफाइनरीज कैसे जल रही हैं, क्योंकि टारगेट किया गया है कपोतनिया ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन के जरिए। इन हमलों के बाद रिफाइनरी में जोरदार धमाकों को लेकर खबर, जबकि हमले में लगी आग और आसमान में उठते धुएं की अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई। बिल्कुल, रिफाइनरी में कई अहम यूनिट्स पूरी तरह से तबाह हो गई। एक सप्ताह में दूसरा ये सबसे बड़ा हमला है। रूस ने कई ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। कई ड्रोन ने एयर डिफेंस को चकमा भी दिया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मॉस्को के कई हवाई अड्डों पर उड़ानें प्रभावित हुई। और इसके अलावा खबर ये, दर्जनों हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का जो काम है वो जारी है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी सर, एक बात बताइए कि क्या ये यूक्रेन की तरफ से ज़ेलेंस्की को बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई है, और क्या ये सीधा चैलेंज नहीं है व्लादिमीर पुतिन को? क्योंकि क्रेमलिन से जो रेड स्क्वायर है वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर इन हमलों को अंजाम दिया गया। देखिए करुणा जी, ये एक महीना में तीसरी बार है जो कपोतन्या ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। और इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अहम है। ये मॉस्को का साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में स्थित है और आपने बताया कि 15 किलोमीटर दूर है क्रेमलिन से। तो इसकी जो लोकेशन है, और दूसरा ये कि ये मॉस्को शहर का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी के रूप में जाना जाता है, जो ऑयल सप्लाई करता है। कल इसके जब से ये अटैक हुआ, ड्रोन अटैक हुआ, यहाँ पर आग लगी, उसके बाद से ऑयल सप्लाई में बहुत ज़्यादा बाधित हुआ है पूरा का पूरा मॉस्को सिटी पर। तो ये कह सकते हैं कि यूक्रेन का जो एक मकसद था मैसेज देना, उस रूस को, उस मॉस्को को जो लगातार 4 सालों तक एक बढ़त बनाया था इस वॉर पर। तो मुझे लगता है कि जो G7 की जो बैठक हुई है, वहाँ से जो ऑक्सीजन ज़ेलेंस्की को मिला है, G7 के जो नेता थे वो कह रहे थे कि पीछे नहीं हटना है, वो पहला। दूसरा ये है कि मॉस्को ने अभी हाल ही में यूक्रेन पे जो कीव पर एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था, वहाँ पर अटैक किया था।
तो उसका भी जेलेंस्की ने बदला लिया। देखिए, सवाल ये है कि बदला और प्रतिशोध चलता रहेगा, लेकिन जो इमेज है पुतिन की और मॉस्को की इमेज है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है। यहाँ से अब इस युद्ध की तस्वीर एक अगला रूप लेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये तो हार्ट सेंटर है, ये रूस का हार्ट सेंटर है। क्रेमलिन के एक तरह से क्रेमलिन को मैसेज दिया गया कि हमारे जो ड्रोन्स हैं उससे आप सेफ नहीं, महफूज नहीं है, मॉस्को शहर महफूज नहीं है, रूस की जनता महफूज नहीं है। और यहाँ से मुझे लगता है पुतिन जो है अपनी स्ट्रेटजी पर कोई बहुत ही रेडिकल चेंज करेंगे और इसके बाद जेलेंस्की को मैसेज देंगे कि जेलेंस्की, G7, EU, NATO यही तुम्हारी फसाद है, इसी वजह से को लेकर आगे एक रिपोर्ट, इसी वजह से यूक्रेन नष्ट हुआ है। आगे लेकिन सवाल यही होगा कि क्या युद्ध की सीमा अब बढ़ चुकी है? क्या युद्ध अब रूस की धरती पर हो रहा है? क्योंकि लगातार यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मॉस्को दहल उठा है और हमलों के बाद कई इलाकों में धमाके हो रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से कैसे मॉस्को को दहला दिया गया है। अब तक तस्वीरें आपने देखी, जिसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल किया, कैसे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए आर्थिक तौर पर दबाव और साथ ही बड़ा नुकसान। लेकिन अब हमले मॉस्को के अंदर हो रहे हैं, कैसे? ड्रोन अटैक्स के जरिए। अब यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मॉस्को जिस तरीके से दहल गया है, अगला सवाल यही होगा कि क्या युद्ध की सीमा अब बढ़ चुकी है? अभी तक लगातार यूक्रेनी धरती पर हमले होते थे, लेकिन अब मॉस्को में हमले हो रहे हैं। युद्ध अब रूस की धरती पर हो रहा है क्या? करे सवाल, उससे पहले एक और तस्वीर। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन हमलों से मॉस्को कैसे दहल उठा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, रिफाइनरी में जो आग लगी है उसे बुझाने में लगातार मॉस्को का प्रशासन जुटा हुआ। ये देखिए आप, हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग को बुझाया जा रहा है। आग बुझाते नजर आ रहे हैं रूसी वायुसेना के हेलीकॉप्टर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही भयंकर यह आग, बेहद ही विध्वंसक हमला। और देखिए पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी जल उठी है और इसको बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। और दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक तरफ आप देख पा रहे हैं हमले के तुरंत बाद किस तरह से मॉस्को में जो ऑयल रिफाइनरी है वो जल उठी, धुआं और आग इस वक्त आप निकलते हुए देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। मॉस्को पर ही हमलों के बाद जेलेंस्की का ये पोस्ट। जेलेंस्की ने पुतिन को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर यूक्रेन जलता है तो मॉस्को भी जलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। यानी जेलेंस्की इन हमलों से सीधा संदेश मॉस्को को दे रहे हैं, ये बताते हुए कि हम अब उन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं जो रूस की वॉर मशीन को ईंधन देते हैं। इसीलिए रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। तो जेलेंस्की का विध्वंसक ऐलान, यूक्रेन जला रूस भी जलेगा। क्या खबर है आप जानिए। अगर यूक्रेन का शहर जलेगा तो रूस भी जलेगा। लंबी दूरी के ड्रोन ने मॉस्को को निशाना बनाया है। दूसरी बार ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। रोस्तोव इलाके में भी ठिकाने को निशाना बनाया गया। यह हमारे शहरों पर रूस के हमलों का जवाब है, यह कहा गया। संदेश क्या दिया गया इन हमलों में? रूस के हमलों का जवाब उसकी धरती पर दिया जाएगा, यानी नुकसान रूस को उठाना पड़ेगा। यूक्रेनी शहरों पर हमले होंगे तो रूस भी सुरक्षित नहीं रहने वाला। मॉस्को और रूस के ऊर्जा ठिकाने टारगेट में सबसे ऊपर हैं। यूक्रेन पर हर हमले का जवाब रूस के भीतर दिया जाएगा। सर, यही सवाल, जेलेंस्की के इन टारगेट से सीधा संदेश कि ना सिर्फ वो यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं बल्कि रूस के हमलों का जवाब देते हुए इस युद्ध को सीधा रूस तक पहुंचा रहे हैं। यानी सीमा युद्ध की बढ़ चुकी है। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, एक अगर मैं मिलिट्री मैन की तरह से सोचूं तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। आप खाली डिफेंसिव रहते हो तो दुश्मन आपके ऊपर हमला करता रहता है और कहीं ना कहीं आपके डिफेंस में गैप मिलता है और वो एक सक्सेसफुल हो जाता है। पर यहाँ पर जब आप अटैकिंग मोड में आ जाते हो तो आप रशिया को आज आपने रिएक्टिव मोड में डाल दिया है कि अब उसको अपने मॉस्को जैसा क्रिटिकल एरिया को बचाना है। एयर डिफेंस सिस्टम है, देखिए कहीं ना कहीं क्या एयर डिफेंस सिस्टम की चूक है, ऐसा भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं उनका एयर डिफेंस इनको बचा पा रहा है। देखिए इतनी बड़ी संख्या में अगर 1000 ड्रोन आ रहे हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम की एक लिमिट है, 400, 500, 800, 900 गिरा देंगे, पर वो 50-100 ड्रोन ही जो हमला करेंगे वही एक बहुत बड़ा सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और जिस प्रकार से अभी मैंने भी कहा था और अभी जो डिस्कशन हुआ है कि वो रिफाइनरीज को ज़्यादा टारगेट करें ताकि रशिया की लंबे समय तक लड़ाई लड़ने की क्षमता को कमज़ोर किया जाए। और क्योंकि रशिया की इकॉनमी दो चीज़ों पर चलती है,
तेल और हथियार आज उनको अपने लिए बनाने पड़ रहे हैं। वैसे एक बड़ी, मैं बहुत खुश था इस बात को सुनकर कि इतनी जंग होने के बाद भी उन्होंने भारत को S-400 की एक बैटरी और डिलीवर कर दी, जो कि मैं इतना अटैक हो रहे हैं फिर भी उन्होंने काम चला, यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री उनकी 24 घंटे काम कर रही है। दूसरी बात सुरभि जी, आज की जो लड़ाई है इसमें देखा जाता है कौन कितने लंबे समय तक लड़ सकता है, किसकी डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त है। रशिया आज 70 से 80 लाख ड्रोन पर ईयर बना रहे हैं, जिसमें FPV कैमिकाजी टाइप ड्रोन जो ईरान के शायद थे उनको जेरान में बदली कर दिया। यही हाल यूक्रेन का है। यूक्रेन भी 40 से 50 लाख ड्रोन पर ईयर बनाने का है, जहां पर कि वो ऑटोनोमस और रोबोटिक सिस्टम से बहुत तेज़ी से ड्रोन बना रहे हैं। यानी कि इनकी ड्रोन की सप्लाई जारी है, सस्ते ड्रोन आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और जिनके द्वारा वो गहराई तक, दूर तक, 1000 किलोमीटर तक यूक्रेन ने बना लिया अपना ड्रोन। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि कैसे मॉस्को तक कई हजार किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के अंदर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और सर, एक और बड़ी खबर का रुख करें, क्रेमलिन से बस कुछ ही दूरी पर ये ड्रोन हमले हुए हैं। ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला जो हुआ है वो क्रेमलिन से बस कुछ ही दूरी पर। यूक्रेनी हमलों के बाद ऑयल सप्लाई ठप हो गई है, और यही ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जो रूस का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। ये देखिए आप, करीब 15 किलोमीटर दूर क्रेमलिन से इन ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई हजार किलोमीटर अंदर घुसकर इन हमलों को अंजाम दिया गया, लेकिन कैसे जो रूस का डिफेंस सिस्टम है इन्हें रोक नहीं पाया। फिर ऐसी तकनीक अब यूक्रेन ने बना ली कि उसको रोक पाना मुश्किल है। मॉस्को पर मंडराते यूक्रेनी ड्रोन्स को लेकर एक और खबर है। ड्रोन देखकर कई इलाकों में हड़कंप मच चुका है। ज्यादातर ऐसे इलाके, हालांकि रिहायशी इलाके भी इन ड्रोन्स की चपेट में आ चुके हैं। यही वजह है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एनर्जी हब्स पर जिस तरीके से हमले हुए हैं। एक और तस्वीर सामने आई है उस इलाके से जहां ड्रोन्स देखकर ही इलाकों में हड़कंप मच गया। तो देखिए, हर तरफ ड्रोन्स, और इस बीच कुछ ऐसे इलाकों से भी तस्वीरें सामने आ रही है जिससे साफ है कि कैसे मॉस्को के अंदर तक ज्यादातर इलाकों में यूक्रेन ड्रोन्स के जरिए अटैक्स को अंजाम दे रहा है। और रूस की राजधानी मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताया। ड्रोन हमलों के बाद जबरदस्त तबाही मची है। चारों तरफ सिर्फ आग और धुआं देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, मॉस्को में जहां तक आपकी नजर जाएगी, काफी दूर दूर तक जो इलाका है सिर्फ आग और धुएं की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ये देखिए आप, कई इमारतें जलती हुई नजर आ रही है, कई जो रिहायशी इमारतें उन्हें ड्रोन ने हिट किया। ये ऑयल डिपो आपको नजर आ रहा है, वहां पर ड्रोन ने हिट किया, रिफाइनरी को हिट किया। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी चोट, बहुत गहरी चोट व्लादिमीर पुतिन को देने की कोशिश की गई है इन हमलों के जरिए। यूक्रेनी हमलों से ही कैसे मॉस्को में ही रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। भीषण तबाही की मॉस्को से एक और तस्वीर है जहां रिफाइनरी पर अटैक से भारी नुकसान हुआ और कई इलाकों में रिफाइनरी का तेल फैल चुका है। यानी 1000 ड्रोन और मिसाइल प्रहार, निशाने पर वो ठिकाने जहां सबसे बड़ी लाइफलाइन को मॉस्को की हिट किया जा रहा है। और यही एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं कि कैसे यूक्रेन सीधे मॉस्को के अंदर एनर्जी हब के साथ साथ ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। हालांकि 30 दिन में 18 तेल और गैस ठिकानों पर हमले को लेकर यह खबर आ चुकी है। एक एक रिफाइनरी की इंफॉर्मेशन आपके सामने इसलिए क्योंकि यह साफ है कि रूस की लाइफलाइन को हिट करते हुए रूस को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए ही यूक्रेन की यह स्ट्रैटेजी है, जहां वो अब तक कपोतानिया ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर चुका है। स्ट्रैटेजिकली इसकी इंपॉर्टेंस का डॉक्टर संदीप ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। इसकी लोकेशन मायने रखती है। साथ ही रियाजान ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है। निजे होराद ऑयल रिफाइनरी हिट हो चुकी है। यारोस्लाव ऑयल रिफाइनरी को
भी टारगेट किया गया है। किरीशी ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ तानेको ऑयल रिफाइनरी पर भी टारगेट किया गया। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा ताइफ एनके जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर भी हमला किया गया, सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया और नोवो कुई बिश्वेविस्क जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर भी हमला किया गया। तो आपसे ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। आप देखिए एक एक करके आपको दिखा रहे वो सारे। पाम ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया, अफे पिस्की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। संदीप त्रिपाठी सर, एक बात बताइए, अभी तक यह कहा जा रहा था, क्योंकि अभी जिस तरह से जिक्र किया गया कि एक बहुत बड़ा जो आर्थिक सपोर्ट है वो यही ऊर्जा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूस का वो देता है, वो उसकी लाइफलाइन मानी जाती है। तो अभी तक तो हम बोले थे कि क्या यूक्रेन सस्टेन कर पाएगा, लेकिन अगर इस तरह से लगातार बैक टू बैक हमलों का अंजाम दिया गया, यूक्रेन की तरफ से वो कामयाब रहा, तो फिर रूस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। देखिए, पुतिन यदि देखें पुतिन के इतिहास को, तो पिछले 26 सालों से जब 2000 में वो गद्दी पर बैठे, रूस की सत्ता पर आए, तो उस समय रूस जो है आंतरिक और दुनिया के बाह्य संकटों से जूझ रहा था। तो ये पुतिन वो शख्सियत है, वो लीडरशिप, मुझे भरोसा पुतिन के विजन पर, लीडरशिप पर और साहस पर, उनकी रणनीति पर कि यूक्रेन को जल्दी, बहुत जल्दी कुछ बड़ा मैसेज मिलेगा। मैसेज ये होगा कि रूस को तोड़ना और रूस की लाइफलाइन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो इसलिए है कि रूस ने सनसन की पॉलिटिक्स, ऑयल पर अटैक आज से नहीं, मुझे लगता है कई सालों से झेल रहा है। लगातार 2004 के बाद से जब पुतिन ने अमेरिका को चैलेंज करना चालू किया, उसी समय से लगातार ये जो सैंक्शन पॉलिटिक्स है, ऑयल पर प्रहार है, ऑयल रिफाइनरी पर प्रहार है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मुझे लगता है ये पूरा वहां से इसका सीरीज है जो झेलता है। अब आते हैं रशिया की इकॉनमी पर। आपने सही कहा कि ऑयल बेस्ड इकॉनमी है, पेट्रो बेस्ड इकॉनमी है। तो जेलेंस्की को ये लगता है कि G7 में आकर के जो मुझे ऑक्सीजन मिला और मैं ड्रोन जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया, हो सकता है कि मॉस्को रूस की जो लाइफलाइन को तोड़ दूं। लेकिन ये एक दो अटैक से, रिफाइनरी अटैक से रूस ढलने वाला नहीं है और ना रूस की इकॉनमी टूटने वाली है। बहुत बड़ा देश है, उसकी बहुत बड़ी ज्योग्राफी है। जब रोस्तोव पर एक छोटा सा अटैक हुआ था तो यहां पर मॉस्को पर एक दूसरी स्ट्रेटजी बनती है। हाँ, इतना जरूर है कि यहां से रूस जो है अब जो ऑफेंसिव मोड में आया था, क्योंकि ये जो वॉर था ये प्रॉक्सी वॉर बन गया था। अब यहां से कोई बड़ा निर्णायक मोड़ आएगा दोनों के लिए, यूक्रेन के लिए, रूस के लिए। लेकिन इतना तय है, फिर से आपके चैनल से कहता हूं कि पुतिन की स्ट्रेटजी को, पुतिन की रूस को तोड़ना इतना आसान नहीं जेलेंस्की के। लेकिन ये और एस्केलेट होगा, क्योंकि अगर सीधे ना सिर्फ उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को टारगेट किया गया है, अब तो रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया जा रहा है। यही अगली तस्वीर है। कई इमारतों पर ड्रोन अटैक हुए हैं और इन हमलों में कई इमारतें कैसे ध्वस्त हुई वो तस्वीर सामने आई है। यानी यूक्रेन ने अब रिहायशी इमारतों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये देखिए इमारत की ऊपरी मंजिल पर कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया। जोरदार धमाका। मॉस्को में ही एक और ऐसा हमला जिसमें रिहायशी इमारतों को अब टारगेट किया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर, मॉस्को पर सिचेन ड्रोन से हमला किया गया। हमले का जो वीडियो है वो भी आपको दिखाते हैं। सिचेन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, कामाकाजी ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए आप, एक और ड्रोन से हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया, सिर्फ ऊर्जा ठिकाने ही नहीं, ऑयल रिफाइनरी नहीं, बल्कि जो रिहायशी इमारतें हैं, यहां तक कि शॉपिंग सेंटर, इन सबको टारगेट पर लिया गया। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं एक रिहायशी इमारत आपको नजर आ रही है, उससे जाकर ड्रोन हिट करता है और उसके बाद बड़ा धमाका और काफी नुकसान। और एक और ड्रोन की तस्वीर जो कि यूक्रेन की तरफ से हमले के लिए भेजा गया। अब एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि नेटो ने यूक्रेन की मदद की। हमलों को लेकर ड्रोन ब्रिगेड की ये मदद, और यूक्रेनी सेना को नेटो इंटेलिजेंस ने ही गाइड किया है। यानी यूक्रेन की वो स्ट्रैटेजी जिसमें वो सीधे मॉस्को के अंदर हमलों को अंजाम दे रहा है ड्रोन्स के जरिए। अब खबर यही है कि यूक्रेनी सेना को नेटो इंटेलिजेंस ने इसको लेकर गाइड किया है और नेटो ने यूक्रेन की मदद करते हुए ड्रोन ब्रिगेड की, हमलों को लेकर ड्रोन ब्रिगेड की मदद की है। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की मदद करेगा ब्रिटेन। यह खबर आ रही है, यूक्रेन को ड्रोन देगा ब्रिटेन। करीब 1.5 लाख ड्रोन देने की तैयारी है।
यानी यहाँ जेलेंस्की ने कहकर बदला लिया है। बड़ी खबर यही है जिसका जिक्र भी एक्सपर्ट्स ने किया, क्योंकि जेलेंस्की ने G7 से ड्रोन हमलों की चेतावनी दी थी। सवाल यही है कि क्या मॉस्को ड्रोन हमले रोकने में नाकाम रहा। सवाल यह भी कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नाकाम रहे, और क्या नीचे उड़ने वाले ड्रोन रोकने में रूस असफल है, और क्या अब रूस नए युद्ध नीति के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मॉस्को पर इतने बड़े हमले से रूस हैरान हुआ है। बिल्कुल, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।